जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साथियों, सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए भारत का इतिहास की जो क्लासेज है वो रेगुलर आपको देखने को मिल रही है। इसी कड़ी के अंदर आज की इस क्लास के अंदर हम जो है आपके निबंधात्मक क्वेश्चन यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करेंगे। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इन क्लासेज का फायदा उठाइएगा, अपने दोस्तों को भी इन क्लासेज को साझा कीजिएगा जिनसे उनको भी मदद मिल सके। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिएगा इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपके पास किसी भी प्रकार की कोई नोट्स नहीं है तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9602977341 पर आपको मैसेज करना है, आपको नोट्स अपलोड करवा दिए जाएंगे। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये सूचना रहने वाली है। हमारे पास उपलब्ध सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य का, भारत का इतिहास की और आपके प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 1000+ से क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रिंट किए गए हैं जो कि परीक्षा के अंदर रामबाण साबित होंगे। जैसा कि आपने रिसर्च मैथोलॉजी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर हमारा रिजल्ट देखा था, जिसके अंदर हमने जो भी करवाया था वो 100% परीक्षा के अंदर जो है आया था। तो विश्वास आपको जताना है, जो भी परीक्षा के अंदर आने वाला है, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा को लेकर के, वही इस वीडियो के अंदर पढ़ाया जाता है, इन क्लासेस के माध्यम से आपको बताया जाता है और वही नोट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। जो महत्वपूर्ण मैटर होता है वही यहाँ पर दिया जाता है। और टुडे रोजगार के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, समय समय पर वहाँ पर भी अपडेट दी जाती है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो है प्रश्न संख्या 1 है जो कि निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत है। आज से श्रृंखला निबंधात्मक प्रश्नों की शुरू हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 400 शब्दों की ये उत्तर सीमा यहाँ पर रहती है। प्रश्न संख्या 1 है कि मध्यकालीन भारत के स्रोत पर एक स्रोत है, उस विषय पर एक निबंध लिखना है। ये नॉन कॉलेज 2019 के अंदर भी आ चुका है। और ये जो है अथवा वाला जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुगल काल पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण आधार स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये 2017 के अंदर आया था। जो कि यही इसी का जो आंसर था वो यहाँ पर जो है लिखना था। और यहाँ पर था एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आ सकता है कि सल्तनत युगी ने भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का जो है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये भी आ सकता है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से आधार ग्रंथ है लिखिए, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। इन चारों में से कोई भी आपके जो है प्रश्न आए उसका आंसर यही जो यहाँ पर दिया जा रहा है वही होगा। तो बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत के अंदर है जो है इतिहास लेखन के क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व उन्नति जो देखने को जो मिली थी वो 10वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के अंदर जो है भारत में राष्ट्रीयता के उदय के साथ जो है अरबी के स्थान पर जो है न केवल फारसी भाषा को इतिहासकारों ने महत्व प्रदान किया, बल्कि फारसी साहित्य के साथ साथ जो है फारसी भाषा में इतिहास की रचना है वो की गई थी। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद जो है फारसी भाषा जो है राज्य भाषा बन चुकी थी। और सल्तनत काल के अंदर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो ऐबक से लेकर के सिकंदर लोदी तक तथा मुगल काल में बाबर से लेकर के औरंगजेब तक प्रत्येक सुल्तान द्वारा तथा बादशाहों के द्वारा जो है दरबार में जो है फारसी लेखकों, कवियों और जो है दार्शनिकों, शास्त्रज्ञों तथा इतिहासकारों का जमावड़ा रहता था, जिन्हें जो है राज्य की ओर से प्रोत्साहन और संरक्षण भी प्रदान किया जाता था। आपको बता दें कि मध्यकालीन जो भारत था, मध्यकालीन भारत के प्रमुख स्रोतों की जो संख्या थी वो तुर्क, अफगान यानी दिल्ली सल्तनत काल के अंदर और जो है शासन काल की अपेक्षा जो है मुगल काल में जो है अधिक था। यद्यपि इतिहास लेखन की जो है परंपरा दिल्ली सल्तनत काल में ही शुरू हो चुकी थी, जो मुगल काल तक आते आते अत्यधिक विकसित हो चुकी थी। सल्तनत काल और मुगल काल में तुर्की और फारसी भाषाओं में विभिन्न ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए थे। 8वीं शताब्दी जो थी उसके अंदर जब से अरबों ने जो है सिंध पर विजय प्राप्त की और उसे जो है तुर्की साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया, तभी से सच्चे अर्थों में जो है मध्यकालीन इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक जो आपके साहित्य था वो मिलना क्या हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। और सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। सिंध पर अरबों ने जो है प्रथम आक्रमण किया था और अंत है सिंध से जुड़ी घटनाओं की पहली पुस्तक का नाम जो था वो फतेहनामा अथवा चचनामा
है। और मूलतः ये जो पुस्तक थी वो सिंध आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक या सेवक द्वारा अरबी में भाषा में लिखी गई थी। बाद में चश्तनामा को मोहम्मद अली बिन और अबू बकर कूफी ने जो है नासिरुद्दीन ने जो है कुबाचा के समय फारसी में जो है अनुवादित किया था। इसके बाद जो है आपकी 892-93 ईस्वी में अरबी इतिहासकार बालाजुरी की प्रसिद्ध रचना थी फतुह अल बुल्दान में जो है सिंध विजय का जो है विवरण जो है देखने को मिलता है। और इसके बाद भारत में धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐतिहासिक रचनाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और इस युग की जो अनेक जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें अल बिरूनी की कृत जो किताब उल हिंद थी, इसमें भारतीय भूगोल का, विज्ञान का, गणित का, इतिहास का, खगोल एवं दर्शन शास्त्र का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। किताब उल हिंद के अंदर महमूद गजनवी के शासन को रेखांकित करने के साथ ही साथ 1019 से 1030 ईस्वी तक के भारतीय जीवन अध्ययन एवं निरीक्षण पर भी यहाँ पर आधारित देखने को मिलता है। बात करते हैं कलनकृत, राजतरंगिणी और मिनहाज उस द्वारा सिराजकृत और आपके तबकात ए नासिरी द्वारा जिया उद्दीन वर्णीकृत, तारीख ए फिरोज शाही और आपके यहिया बिन अहमद कृत जो है तारीख ए मुबारक शाही और अबू मलिक इस्लामी कृत फुतू है उस जो है सलातीन। ये जो है सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई है। और साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुगल काल जो था प्रगतिशील था और फारसी, हिंदी, संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू भाषा का विकास भी इसी काल में हुआ था। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय साहित्य का भी उद्भव हुआ और मुगल काल में फारसी को जो है राज्य भाषा बना दिया गया। मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर द्वारा रचित जो है तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया था। कालांतर में इसका जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में कर दिया गया है। बाबर का जो है कविता संग्रह है दीवान, जो कि तुर्की भाषा में है, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों की मैं बात करूं तो प्रमुख स्रोतों में आत्मकथाओं का भी यहाँ पर अलग स्थान है। इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक कृत जो है फुतुहात ए और फिरोज शाही और बाबर कृत जो है तुजुक ए बाबरी और एवं जहांगीर कृत तुजुक ए जहांगीरी और का विशेष रूप से जो है उल्लेख किया जाता है। और मध्यकालीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकों में गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा और अबुल फजल कृत अकबरनामा और अवास खां शेरवानी कृत तारीख ए शेरशाही और मोतमिद खां कृत इकबालनामा ए जहांगीरी तथा अब्दुल हमीद लाहौरी कृत पादशाहनामा और औरंगजेब कालीन जो पुस्तक है मोहम्मद काजी में कृत जो थी आलमगीर नामा प्रमुख दरबारी साहित्य है। और प्रशासन संबंधित तथ्यों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है दस्तूर ए अमल के अंतर्गत आने वाली जो रचनाएं हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की मैं बात करूं तो अबुल फजल करते आइन ए अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन संबंधित कार्यों की जानकारी देखने को मिलती है। इस ग्रंथ में क्या हुआ कि राज्य के जो आवास वगैरह, टकसाल वगैरह, सेना के गठन से संबंधित है, मनसबदारों की श्रेणी, फौजदार, कोतवाल आदि की जो निर्धारित जो योग्यताएं एवं उनके कार्य जो थे वो राजस्व संबंधित सुधार आदि का जो उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। और प्रशासनिक विषयों पर जो है इंसा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक पत्रों से भी जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। इंसा श्रेणी के तहत आने वाली महत्वपूर्ण रचना है इंसा ए यूसुफ, इंसा ए ब्राह्मण जो है खुतुत ए शिवाजी और इंसा ए अबुल फजल और दस्तूर ए अमल ए टोडरमल और जवाबिद जो है ए आलमगीरी आदि यहाँ पर शामिल है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में जो है विदेशी यात्रा वृत्तांत भी अपना अलग महत्व रखते हैं। गैर सरकारी होने के कारण इन यात्रियों के विवरण जो है विश्वसनीय है और प्रमाणिक भी है। विदेशी यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों के यात्रा वृत्तांत एवं व्यापारिक
कंपनियों के दस्तावेज भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे यात्रियों में प्रमुख रूप से जो है राल्फ फिंच और विलियम हॉकिंस और एडवर्ड टेरी और बीटर मुंडी और फ्रांसिस्को बर्नियर और इटालियन यात्री मनुच्ची तथा रूसी यात्री निकितीन का नाम शामिल है। इन यात्रियों ने जो है भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक एवं जो है सांस्कृतिक स्थिति का आंखों देखा विवरण लिखा है। ठीक इसी प्रकार से जो है डच, पुर्तगालीन, अंग्रेज और आपके जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, व्यापारिक कंपनियों के दस्तावेज से तत्कालीन अर्थव्यवस्था, वस्तुओं के मूल्य और उत्पादन और आपके शिल्प और परिवहन के साधनों तथा व्यापार आदि के विषय में जानकारी मिलती है। मध्य युगीन जो इतिहास लेखन में जो है जो राजस्थानी स्रोत का अपना अलग महत्व है। राजस्थान का जो है मुस्लिम शासकों के साथ गहरा जो संबंध रहा है। इससे जो है इतर मध्यकालीन आधुनिक इतिहासकारों का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को महत्व जो है यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ते हैं, फारसी समसामयिकी इतिहासकार की बात करते हैं। तो फारसी स्रोत सल्तनत काल के कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है मिनहाज उस सिराज जो कि तबकात ए नासिरी की है। मिनहाज उद सिराज ने जो है सुल्तान नासिरुद्दीन के नाम पर अपनी रचना का नाम तबकात ए नासिरी रखा था और तबकात ए नासिरी की लगभग 11 प्रतिलिपियां मिलती है, जिसमें इंडिया ऑफिस का पुस्तकालय, सेंट पीटर्सबर्ग और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी और आपके तथा ब्रिटिश से जो है म्यूजियम की प्रतियां अधिक स्पष्ट है। बात करें मिनहाज की, तो मिनहाज ने जो है सुल्तान इल्तुतमिश रजिया से लेकर के आपके सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल का वृत्तांत अपनी आंखों देखी घटनाओं के आधार पर लिखा है और काजी उल जो है कुजात के सम्मानजनक पद पर आसीन होने के कारण जो है तत्कालीन जो है मालिकों तथा अमीरों से उसका जो है घनिष्ठ संबंध था। उसने जो है 1227 से 1259 ईस्वी तक जो है जिन दरबारियों, प्रांतीय गवर्नरों तथा सेना के विभिन्न अधिकारियों का जो वर्णन किया है वह किसी दूसरी रचना में उपलब्ध नहीं है। उसने जो है अमीरों का जो है संगठन, उनका चरित्र तथा इस वर्ग द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्षों का जो है विशद वर्णन किया है। यहाँ पर जो है जियाद उद दीन बरनी जो कि तारीख ए फिरोजशाही, जियाद उद दीन बरनी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना जो थी वो थी तारीख ए फिरोजशाही। ये क्या है? रचना है और ये इनके रचनाकार है और जिसे उसने जो है 1357 ईस्वी में जो है आपके पूरा किया। इस कृति में बलबन के सिंहासन रोहण जो कि 1265 से लेकर के 66 ईस्वी से जो है लेकर फिरोजशाही के शासनकाल के छठे वर्ष 1357 ईस्वी तक का वर्णन है। तारीख ए फिरोजशाही में 8 सुल्तानों का वर्णन मिलता है, जिसमें बात करें तो बलबन का भी मिलता है, आपके केकुवाद का, जलालुद्दीन का, फिरोज खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का और अलाउद्दीन के पुत्र कुतुबुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम शामिल है। इस प्रकार से सुल्तान युग को, सल्तनत युग को जानने का ये जो है प्रधान स्रोत है। उनकी इस रचना में जो तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक दशा के साथ साथ जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व विभाग, बाजार नियंत्रण नीति आदि जो व्यवस्थाओं का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। बात करें बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही को फारसी भाषा में लिखा, लेकिन उसने जो है इसमें तत्कालीन प्रचलित हिंदुस्तानी शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर किया था, जिसमें चराई और मंडी और आपके ढोलक, पालक और चाकर और छप्पर और आपके चौकी इत्यादि का इनके द्वारा वर्णन किया गया था। बात करते हैं अमीर खुसरो एवं उनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों की। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था।
संभवतः खुसरो जब 7 साल के थे तभी उन्होंने उनके पिता का देहांत हो गया था और ऐसे में खुसरो का पालन पोषण उनके नाना इमाद इमाद उल मुल्क ने जो है किया था। इमाद उल मुल्क के ही संरक्षण में अमीर खुसरो जो है गणित, व्याकरण, दर्शन और तर्कशास्त्र और न्यायशास्त्र और आपके धर्मशास्त्र, रहस्यवाद, इतिहास आदि विषयों में जो है पारंगत हो चुके थे। अमीर खुसरो पहला जो है मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया और वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्की भारतीय जो है हिंदवी बोलता हूँ। अमीर खुसरो के ग्रंथ में केकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा मुबारक खिलजी इन चारों शासकों के शासनकाल का पूरा विवरण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि होने के कारण उनका शाही परिवार से घनिष्ठ संबंध था, जिससे उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का विशद वर्णन किया। और अमीर खुसरो की प्रमुख ऐतिहासिक रचनाएं यहाँ पर दी गई है, जिसमें है किरान उस सेदीन। किरान उस सेदीन को अमीर खुसरो ने 38 वर्ष की उम्र में लिखा था और ये उसकी पहली जो है मसनवी थी जिसको खुसरो ने सुल्तान जो आपके केकुवाद के जो है आपके केकुवाद के आदेशानुसार लिखा था। और इस रचना में जो है बुगरा खां और उसके पुत्र केकुवाद के सरयू नदी के किनारे भेंट का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और बुगरा खां उस समय बंगाल का क्या था, गवर्नर था और उसका जो पुत्र था वो केकुवाद दिल्ली का क्या था, यहाँ पर सुल्तान था। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो आपके मिफ्ता उल फुतुह अमीर खुसरो जो अलाई राज्य का शाही इतिहासकार था, उसने क्या किया, अपनी इस रचना में जो है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की एक वर्ष की 4 विजयों का उल्लेख किया और जिनमें जो है कड़ा के गवर्नर मलिक छज्जू के विद्रोह एवं उनका दमन, अवध के शासन की पराजय और मंगोलों की पराजय तथा जो है जायन की विजय यहाँ पर क्या है, शामिल है। बात करते हैं यहाँ पर जो आपके आशिकिया या फिर देवल रानी खिज्र खां की। तो अमीर खुसरो ने अपनी इस रचना को 1316 ईस्वी में पूर्ण किया और इसमें सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां तथा गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल देवी के प्रेम तथा विवाह की कथा का उल्लेख है। साथ ही अलाउद्दीन की विजयों का भी संक्षिप्त उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। गुजरात विजय का विवरण इस पुस्तक में विस्तार के साथ दिया गया है। और नूर सिपेहर की बात करें तो नूर सिपेहर अमीर खुसरो की सर्वोत्तम रचना मानी जाती है। खुसरो ने इस रचना को 67 वर्ष की उम्र में लिखा था, जिसमें छंदों की संख्या 4509 है। और अमीर खुसरो जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो स्तुति गान के पश्चात इस रचना की शुरुआत निजामुद्दीन औलिया की प्रशंसा से करता है। और नूह सिपेहर में जो है मुबारक शाह खिलजी के राज्याभिषेक, देवगिरी के आक्रमण, तेलंगाना और वारंगल अभियानों का वर्णन, भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म भाषा के साथ मुबारक शाह के शिकार का वर्णन और सुल्तान के चौगान के खेल का वर्णन और मुबारक शाह के पुत्र मोहम्मद के जन्म तथा नौरोज व बसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बात करते हैं तुगलकनामा की। तुगलकनामा में अमीर खुसरो ने जो है गयासुद्दीन तुगलक की खुसरो शाह पर विजय का वर्णन किया है। साथ ही तुगलक राज्य की कुछ अन्य घटनाओं का भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। खुसरो ने अपनी इस कृति की रचना 1320 ईस्वी में की, जिसमें उसने जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन की हत्या, जो है अलाई वंश का विनाश, खुसरो खां के राज्यकाल, तुगलक के विद्रोह, अमीरों से पत्र व्यवहार और दिल्ली पर आक्रमण और गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक की विजय और खुसरो शाह तथा उसके भाई की बंदी बनाया जाना और उनकी हत्या का यहाँ पर उल्लेख है। बात करते हैं खजाइन उल फुतुह या तारीख अलाई की। तो खजाइन उल फुतुह का शाब्दिक अर्थ है विजयों का कोष। इसमें क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम जो 15 वर्ष थे उनके इतिहास विशेषकर दक्षिण विजयों का जो है आपके विस्तृत उल्लेख है और गद्य शैली के अंदर लिखा गया है। अमीर खुसरो का ये एकमात्र इतिहास ग्रंथ है। इसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। और आधुनिक आपके जो इतिहासकार डॉक्टर के.एस. लाल के मुताबिक ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखा गया जो आज भी उपलब्ध है। बात करें याहिया बिन अहमद सर हिंदी तारीख मुबारक शाही। तो
याहिया बिन अहमद की तारीख जो मुबारक शाही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि इसमें दिल्ली के एक विशेष राजवंश के वृत्तांत के लिए एकमात्र मौलिक स्रोत है। बता दें कि इस रचना में सैयद वंश के सुल्तान का वर्णन किया गया है और इस प्रकार सन जो है आपके 1400 ईस्वी से लेकर के 1434 से ईस्वी तक के वृत्तांत के लिए ये एक प्रमाणिक स्रोत है। इस रचना का महत्व केवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सैयद काल के लिए हमारे पास यही एक मौलिक स्रोत है। और इस ग्रंथ की जो है सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें जो है प्रत्येक तथ्य का क्या है काल क्रमानुसार यहाँ पर निरूपण है। और इस बाद के इतिहास से लेखकों ने इस जैसे निजामुद्दीन अहमद बदायूनी और फरिश्ता ने अपने इतिहास लेखन में याहिया बिन अहमद के इस ग्रंथ का आश्रय लिया है। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की क्लासेज आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।